वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्थिर वैद्युति के आगे वाला पार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, आवेश क्या क्या गुणधर्म रखते हैं, क्या मान रखते हैं। ठीक है, उसी से आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था कि भाई आवेश जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक को बोलते हो आप धन आवेश, क्या बोलते हो, धन आवेश, और एक को बोलते हो ऋणावेश। धनावेश को हम डिनोट करते हैं प्लस ई से और इसको डिनोट करते हैं माइनस ई से। और प्लस ई का मतलब होता है जो भी धनावेशित कण होंगे, जैसे उसका एग्जांपल देते हैं हम प्रोटॉन, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों पर जो आवेश का मान होता है वो समान रहता है। वो समान क्या रहता है, यदि इस पे आवेश का मान की बात करें तो क्या रहेगा, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और इस पर कितना रहेगा, माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पे धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, और ऋणावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। तो धनावेश का मतलब क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। कमी हो रही है तो आपका द्रव्यमान भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे आपके, जो भी धनावेशित कण रहेंगे, उनका जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। जबकि ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो आपका द्रव्यमान भी क्या होगा, इसके साथ साथ बढ़ेगा। अब हम देखेंगे कि भाई कोई भी वस्तु है जिन पर पहले आवेश नहीं है, तो हम वस्तु को कौन कौन सी विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं। तो देखना, तो आवेशन की आपकी 3 विधियां हैं। नंबर 1 है आपकी घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब जैसे आप इन दो वस्तु को आपस में रगड़ो तो एक वस्तु पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तथा दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। और इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या ले लिया है, ग्लास की रॉड ले ली है। ये कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड। ठीक है, घर्षण से पहले इस पर जो आवेश का मान है वो कितना है, 0 है। इसको मुझे घर्षण कराना है किसके साथ, रेशम के कपड़े से। मैंने मान लिया किसका कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। इन दोनों को मैंने, और इस पे भी आवेश का मान कितना है, 0 है। जब इन दोनों को मैं क्या करूं, घर्षण करूं, आपस में रगड़ूं, रगड़ने पे क्या देखूंगा कि भाई जो आपकी ग्लास रोड थी उस पर तो कैसा आवेश आ गया, प्लस आवेश, और जो सिल्क का कपड़ा था उस पे कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। तो आप देखो कि पहले तो घर्षण से पहले इन पर आवेश कोई भी उपस्थित नहीं थे, तो इनका टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0। घर्षण के पश्चात इस वाली छड़ पे प्लस आवेश आया है। प्लस आवेश आया तो इसका मतलब है आवेशों की संख्या में कमी हुई होगी, मतलब इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए होंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई और आवेश कैसा आया, प्लस आवेश। और इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे आवेश कितना आ गया, माइनस क्यू, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो घर्षण से पहले भी आवेश 0 है और घर्षण के बाद भी आवेश 0 है। तो यहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं यहाँ से कि किसी वस्तु पर ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये था आपका घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा मेथड होता है आपका कि भाई किसी वस्तु को मैं दूसरी वस्तु से स्पर्श करा दूं। एक वस्तु आपकी आवेशित है और दूसरी आपकी निरावेशित है, मतलब एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। यदि मैं उनको आपस में टच करा दूं तो क्या करेगा, टच कराने पर इलेक्ट्रॉन को क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, और जो भी ये बॉडीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेटल बॉडीज। तो देखो नंबर 2 है आपका मेथड, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कांटेक्ट और कंडेंसन। देखो इसमें क्या बोलता है कि आपके पास एक ये धातु का गोला है, मेटल बॉडी है, ठीक है, और इस मेटल बॉडी पे ये कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज का मतलब अनावेशित बॉडी है, इस पर जो चार्ज का वैल्यू कितना है वो अभी 0 है। जब इसी बॉडी के पास में कोई चार्ज बॉडी लेके आऊं और इसको टच करा दूं इसकी सरफेस से, इसकी सतह से, ठीक है, पहले अनचार्ज बॉडी थी, अब आपने चार्ज बॉडी लेके आए, इसको बोल दो ए और इसको बोल दो बी। तो इसको लेके आए तो इस पर चार्ज का वैल्यू कितना है, प्लस क्यू है। तो भाई जो भी आवेश होता है
वो इसकी सतह पर वितरित होता है। चालक के सतह पर वितरित होगा तो ये आवेश यहाँ से इधर भी ट्रांसफर होने लगेगा। ट्रांसफर होने लगेगा तो देखो अगला डायग्राम कैसा बनेगा। जो बॉडी पहले क्या थी, जिन पर कोई आवेश नहीं था, उस पर अब कैसे आवेश आ जाएंगे, प्लस आवेश। और प्लस आवेश कहां से आए, इस पर कहां से वितरित हुए, बॉडी बी से, क्योंकि इन दोनों को आपस में क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया, स्पर्श करा दिया। तो आप देखोगे कि भाई बॉडी बी तो पहले से चार्ज थी प्लस आवेश से, उसने अपने थोड़े से चार्ज किसको दे दिए, बॉडी ए को। तो यहाँ पे जो पहले अनचार्ज बॉडी थी, यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, Q बराबर प्लस ए Q। तो दूसरा मेथड आपका यह है कि भाई चालन द्वारा आवेशन या फिर स्पर्श द्वारा आवेशन। तीसरा मेथड है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम ये बोलते हैं, वापस से देखो नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में वापस से मैं एक अनचार्ज बॉडी लूंगा। अनचार्ज का मतलब उदासीन बॉडी या जिन पर चार्ज नहीं है। इस बॉडी को मानेंगे ए, इस पर टोटल चार्ज का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, ये तो डायग्राम नंबर फर्स्ट हुआ। अगले डायग्राम में मैं बोल दूंगा इसी चार्ज बॉडी के पास में कोई एक धनावेशित छड़ लेके आऊं। कैसी छड़ लेके आऊं, धन आवेशित, जिस पर आवेश कैसा है, प्लस चार्ज है। यदि इसके पास लाओ, टच नहीं करवाना है बस आपको। क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु पर आप आवेश उत्पन्न होगा विपरीत प्रकृति का। यदि आप प्लस आवेश वाली छड़ लेके आओगे तो इसकी सरफेस पे कैसा है, इसकी सतह पे कैसा चार्ज उत्पन्न होगा, माइनस। और माइनस वाली लेके आओगे तो कैसा आएगा, प्लस। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब ना तो किसी वस्तु से किसी छड़ को यदि मैं पास लेके आऊं तो बिना स्पर्श कराए विपरीत प्रकृति का आवेश, अपोजिट नेचर का चार्ज यदि हम इंड्यूस्ड कर दें तो क्या कहलाएगा, ये प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो इसमें प्लस छड़ लेके आओ तो प्लस के कारण, जैसे आप जानते हो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को। और माइनस वाली लेके आओगे तो कैसा होगा, प्लस। तो ये बॉडी कैसी है, आपकी उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है कि भाई 50% तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और 50% ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो 50% वाले नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस बॉडी की सतह पे आ जाएंगे आकर्षण के कारण, और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो इससे दूर जाएंगे प्रतिकर्षण के कारण। तो अगले डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2, अगले डायग्राम में क्या करोगे, देखो इस बॉडी के इस वाले सिरे को मैं ग्राउंड कर दूंगा, भूसंपर्कित करूंगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी से ऊपर आएंगे तार के द्वारा, और ये जो आपके प्लस आवेश है इनको क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम कर देंगे, संतुलित कर देंगे। तो अगले डायग्राम में आप पॉजिटिव छड़ को भी हटा लो तो जो भी आपके चार्ज बचेंगे बॉडी के अंदर वो कैसे चार्ज बनेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो आपके इनिशियली फर्स्ट डायग्राम में देख रहे थे तो जो भी आपका बॉडी पे चार्ज है वो कितना है, 0 है। जब आप पॉजिटिव छड़ लेके आए यहाँ पर तो बॉडी के अंदर से चार्ज इंड्यूस्ड हुए। इंड्यूस्ड कौन से हुए, नेगेटिव चार्ज तो आ गए इस वाली सरफेस की साइड, और पॉजिटिव चार्ज हो गए इससे दूर। तो ये भी क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी कैसी है आपकी, उदासीन है। उदासीन का मतलब 50% उसमें नेगेटिव चार्ज और 50% उसमें पॉजिटिव चार्ज के एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। तो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे, इस सतह पे, पॉजिटिव चार्ज इस सतह पे। तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है उनको एक ग्राउंड वायर लगा के हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड, अर्थ कर देते हैं। तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, आप ग्लास रॉड को भी दूर हटा दो, और जो आपका ये कंडक्टिंग वायर है जो ग्राउंड कर रहा है इसको भी हटा दो। तो ये कहलाता है आपका प्रेरण के द्वारा आवेशन। ओके, अब थोड़ा हम बढ़ेंगे, जैसे आवेश है तो आवेश के कुछ ना कुछ नियम होंगे या गुणधर्म होंगे। वो क्या क्या नियम होते हैं, क्या गुणधर्म होते हैं, देखो अगला है आवेशों के गुणधर्म। गुणधर्म बोल सकते हो या नियम बोल सकते हो। पहला गुणधर्म है कि भाई जो भी आवेश है, आवेश किसका पालन करते हैं कि भाई कितने भी आपके पास आवेश हैं, Q1 Q2 Q3, तो वो सबको क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो इस नियम को बोलते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम। और इस नियम के अनुसार जैसे आपके पास ये आवेश है किसी बॉडी में, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, डॉट 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 Qn है। तो इस बॉडी पर जो टोटल आवेश होगा इस पिंड पे वो क्या होगा, इन सबके योग के बराबर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉटेड प्लस Qn। इसको बोलते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको आवेश का कोई मान भी दे दे 1 2 3 4, तो आपको टोटल बॉडी पे आवेश कैसे निकालोगे, उन सभी आवेशों का योग करके। ये कहलाता है आपके विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम। इसी रेफरेंस में दूसरा लॉ है आपका आवेशों की संरक्षण का नियम। आवेशों के संरक्षण का नियम। और आवेशों के संरक्षण का नियम कहता है कि भाई कोई भी वस्तु है, जैसे हमने घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि भाई घर्षण से पहले दोनों वस्तु पर आवेश क्या थे, 0 थे, और घर्षण के बाद जो ग्लास रोड थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और रेशम के कपड़े पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों को जोड़ के देखा तो क्या पता चला कि भाई टोटल आवेश कितना आ रहा है, 0। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पर इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, और ये नियम कहलाता है आपके आवेश संरक्षण का नियम। नंबर 3 है आपके क्वांटीकरण का नियम। क्वांटीकरण का नियम। क्वांटीकरण का नियम देखो क्या कहता है। क्वांटीकरण के नियम के अनुसार ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q = Ne। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, आवेश को किससे प्रदर्शित करें, Q से, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के N क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देखो यहाँ N क्या है आपका 1 2 से लेकर डॉट डॉट, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q क्या है आपका आवेश। और यहां से बनेंगे आपके क्वेश्चंस Q = Ne से। ओके, पूछ लेगा भाई एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 4 होता है आपका आवेशों की निश्चरता का नियम। आवेशों की निश्चरता का नियम, इनवेरियंस ऑफ चार्ज लॉ। निश्चरता का मतलब होता है, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। निश्चरता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनवेरियंस। मतलब कोई वस्तु जो समय के साथ यदि बदल जाए तो वो निश्चरता का पालन नहीं करेगी, और कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, तो भौतिक राशि यदि समय के साथ ना बदले तो कहलाएगी निश्चर। जैसे आवेश है, 2 तरीके की फ्रेम ले लो मैं यहाँ पे। एक तो कोई ऐसा निकाय ले लूं जो इसका वेग क्या है, 0, इसे तो क्या बोलूंगा, स्थिर तंत्र, ठीक है। और एक ऐसा निकाय ले लूं जो b वेग से गतिशील है, जिसका वेग 0 नहीं है, इसको क्या बोलूंगा, गतिशील तंत्र। कौन सा तंत्र बोलेंगे, गतिशील तंत्र। तो आवेशों की निश्चरता का नियम कहता है यदि मैं यहाँ पर कितना 5 कूलम आवेश रख दूं, और यहाँ पे 5 कूलम आवेश रख दूं, तो स्थिर तंत्र में और गतिशील तंत्र में दोनों में आवेशों का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। इन आवेशों के मान में ना तो कोई कमी होगी और ना ही कोई वृद्धि होगी, और यही नियम कहलाता है आवेशों की निश्चरता का नियम। अर्थात मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई आवेश जो है स्थिर तंत्र में बराबर रहेगा किसका, आवेश गतिशील तंत्र में, ठीक है। ये कहलाता है आपकी आवेशों की निश्चरता का नियम। इससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो देखो आवेशों के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी पदार्थ होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पदार्थ होते हैं आपके जिनको आप बोलते हो चालक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। चालक का मतलब जिनमें विद्युत धारा, मुक्त आवेश, विद्युत धारा और मुक्त आवेशों का आसानी से प्रवाह होता हो। यदि मुक्त आवेश का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यदि विद्युत धारा मिल रही है, तो आप क्या बोल सकते हो, R क्या होना चाहिए, 0। और वो कहां से बोल सकते हो, ओम के नियम से, V = IR से। यदि कोई भी पदार्थ ऐसे गुणधर्म रख रहे हैं जिनमें विद्युत धारा का और मुक्त आवेशों का बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है, तो कहलाते हैं आपके चालक। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो सब क्या है, विद्युत की चालक हैं। आपका ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, ये सब विद्युत के चालक होते हैं। नंबर 2, ये चालक हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल भी होंगे जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उनको बोलते हैं कुचालक।
इंसुलेटर। तो ये कैसे मटेरियल होंगे? जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। मतलब विद्युत धारा क्या मिलती है इसमें? जीरो। विद्युत धारा जीरो मिलेगी तो आपका जो प्रतिरोध है वो कितना मिल जाएगा? अनंत। कौन से नियम से? ओम के नियम से। ओके। तो कुचालक कैसे पदार्थ रहेंगे, कैसे गुणधर्म रखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न हो? रुकावट। तो उनको क्या बोलोगे? कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। और इनके लिए करंट का मान कितना होता है? आई का 0 और प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। तो यहां से यदि इसका एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कुचालकों के? प्लास्टिक है, आपकी सूखी लकड़ी है, ये सब किस में आते हैं? आपके कुचालक में। और नंबर 3 प्रकार के होते हैं आपके अर्धचालक। अर्धचालक बोलते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम जबकि कुचालक से क्या हो? ज्यादा हो। वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। और इनके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन है और जर्मेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम तथा कुचालक से ज्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके अर्धचालक पदार्थ।